हे दोस्तों, ट्रेजर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ: हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और लास्टली कुछ फाइनेंशियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी के हिस्ट्री से। यहाँ बेसिकली हम 2 हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जॉकी का हिस्ट्री, फिर जिनोवल फैमिली और पेज इंडस्ट्री का हिस्ट्री। अगर जॉकी कंपनी का हिस्ट्री का बात करें तो ये कंपनी स्टार्ट हुआ है 1876 में बाय सैमुअल कूपर के द्वारा। वो मोस्टली हॉइसर का बिजनेस था, चिपका हुआ क्लोथ। ये कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन जो हम लोग जो जॉकी ब्रांड का नाम जानते हैं वो लॉन्च हुआ था 1929 में एक क्लोथ के लिए। ये फेमस हुआ 1934 में जब ये ब्रीफ बना के सेम नाम से क्लोथ बेचना शुरू करते हैं, और 1938 में जब वो अंडरवेयर फैशन शो रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होता है जॉकी ब्रांड। 1971 आते आते क्या होता है कि हैरी वुल्फ को वो खरीद लेते हैं पूरा का पूरा कंपनी को। कंपनी खरीदने के ठीक 1 साल बाद वो पूरा का पूरा कंपनी का नाम कन्वर्ट करके रख लेते हैं जॉकी इंटरनेशनल। अनफॉर्चुनेटली 6 साल में ही वुल्फ का डेथ हो जाता है और उनका जो बिजनेस रहता है वो स्प्लिट हो जाता है फैमिली मेम्बर्स में, और कंपनी ओवरऑल चला रही होती है उनकी बहू डॉना वुल्फ काफ़ी अच्छे तरीके से बिजनेस को चला रहे थे और धीरे धीरे वो अपने जो रिलेटिव्स था उनका शेयर को भी खरीदते जा रही थी। लेकिन 2001 में जैसे उनका डेथ होता है तो उनके बेटे वॉलर इस बिजनेस को संभालना शुरू करते हैं। ये था ओवरऑल जॉकी का हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं जिनोवल फैमिली का हिस्ट्री के बारे में। तो जिनोवल फैमिली का हिस्ट्री तो इंडिया से ही रिलेटेड रहा है, क्योंकि 1989 से पहले वो इंडिया ही में रहते थे। उनके फोरफादर 1989 में उनके जो कोई फोरफादर थे वो फिलीपींस गए थे, मोस्टली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेने के लिए। तो वहाँ अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे थे। सुंदर के जो फादर है, जो पेज इंडस्ट्री को भी संभाले, उनके जो फादर थे वो टेक्सटाइल बिजनेस करते थे। मोस्टली वो नाम था वी लीलाराम एंड कॉर्पोरेशन। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारा यूएस आर्मी फिलीपींस में रुका था, जो कि डिमांड कर रहा था जॉकी ब्रांड का। और ये अकेला ऐसा कंपनी थे जो यूएस एक इंपोर्ट करके जॉकी ब्रांड प्रोवाइड कर रहे थे। खैर जॉकी डिमांड तो तब तक रहा जब तक यूएस आर्मी वहाँ था, लेकिन जैसे यूएस आर्मी चला गया फिर लोकल पीपल भी जॉकी ब्रांड को डिमांड करने लगे, जिसकी वजह से जो जॉकी का सेलिंग था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। और ये पहला बार था जब सुंदर के फादर का कोलेबोरेशन हुआ था विद जॉकी कंपनी। अनफॉर्चुनेटली 1950s में इनके फादर का डेथ हो जाता है और बिजनेस आ जाता है इन 3 भाइयों के पास, सुंदर, रमेश और नारी। 1959 तक इस जॉकी ब्रांड को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर चुके थे जिनोवल फैमिली। इसीलिए जिनोवल फैमिली को ऑफर करता है जॉकी कि वो एक अपना यूनिट सेटअप करना चाहते हैं फिलीपींस में, ताकि उसके नाम से वो बिजनेस कर सके। 1959 पास हो जाता है, फिर 1973 का दौर आता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1973 से पहले जॉकी एक बार इंडियन मार्केट को ट्राई कर चुका था और फेल हो चुका था। ऐसा नहीं था कि फेल हुआ था, लेकिन रेगुलेटरी नॉर्म्स की वजह से, मोस्टली फेरा की वजह से उसको इंडियन मार्केट छोड़ना पड़ा था 1973 में। 1991 में एलपीजी के आने के बाद, लिबरलाइजेशन के आने के बाद 1993 में जॉकी ऑफर करता है जिनोवल फैमिली को कि वो फिलीपींस में तो अच्छे तरीके से जॉकी ब्रांड को ग्रो कर रहे थे, अब उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो आए और जॉकी ब्रांड को इंडिया में फेमस। उनको भरोसा भी था जिनोवल फैमिली पे, क्योंकि उन्होंने फिलीपींस में काफ़ी अच्छे तरीके से जॉकी ब्रांड को काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूव भी किया था, काफ़ी बढ़ाया भी था। ये तो था जिनोवल फैमिली का ओवरऑल हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में, पेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये कंपनी ओवरऑल चला रहे हैं 3 पर्सन, सुंदर, नारी और रमेश। ओवरऑल चला तो रहे हैं सुंदर, लेकिन जो शेयर होल्ड करते हैं वो 16%, ये तीनों 16% होल्ड करते हैं शेयर। अरे जो पेज इंडस्ट्री नाम आया है वो इनकी माँ का नाम, ये दो वर्ड को लिया गया, ये दोनों पहला वर्ड को लेके ये बनाया गया है पेज इंडस्ट्री। तो पहला यूनिट सेटअप किए थे बेंगलुरु में। मुंबई और बेंगलुरु में थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो वहाँ भी थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आप गूगल कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब बात करते हैं कंपनी सेटअप तो हो गया। तो 1994 से 6 तक कंपनी कुछ खास ग्रो नहीं कर रहा था, लॉस मेकिंग था बेसिकली। 1997 से प्रॉफिटेबल होना शुरू किया और काफ़ी अच्छे तरीके से बिजनेस को ग्रो करना शुरू किया। डिफरेंट लोकेशन में अपना लोकेशन में सेटअप करना शुरू किया, जैसे कि 1997 में श्रीलंका में प्रसार किया, 98 में नेपाल में किया, 2011 में यूएई में किया। लेकिन उससे पहले 2007 में आईपीओ लॉन्च करता है। आईपीओ का लॉन्च वो इसलिए नहीं किए थे कि वो मोस्टली पैसा उठा सके। हाँ, पैसा उठाना उनका एक मोटिव था, लेकिन वो चाहते थे कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में कंपनी को कैसे चलाया जाए, जैसे नॉर्म्स बोलता है इसीलिए वो आईपीओ से पैसा उठाते हैं, ताकि जो रूल्स है उसको फॉलो कर सके और पब्लिक के नज़रों में हमेशा रहे। तो 2007 में आईपीओ में लॉन्च करते हैं और इक्विटी के थ्रू पैसा उठाते हैं। 2011 में ये दूसरा ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, स्पीडो ब्रांड। बेसिकली ये बनाता है स्विमिंग रिलेटेड प्रोडक्ट बनाता है। ओवरऑल अगर कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी बहुत सारा वैरिड सेक्टर में अब थोड़ा बहुत घुस चुका है, जैसे कि थोड़ा बहुत फुटवेयर में भी है, गॉगल्स में भी है, क्लोथिंग में भी है। क्लोथिंग में पहले इसका मोस्टली फोकस था मेन में, अब ये किड्स और वुमेन में भी इंटर कर गया है। सॉक्स तो है ही, पजामा और ट्रैक पैंट ये सबको भी थोड़ा बहुत इंक्लूड किया, लेकिन ओवरऑल इसका जो मेजर पोर्शन ऑफ सेलिंग हो रहा है वो मेन का और वुमेन का अंडर गारमेंट से ही हो रहा है। तो ये तो था कंपनी का ओवरऑल हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल का बात करें तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है, इसी तरीके से लगभग हर टेक्सटाइल बिजनेस काम करता है, लेकिन इसका जो मोस्टली बिजनेस फोकस है वो यहाँ पे है। ये कॉटन से कन्वर्ट नहीं करते हैं, 70% प्रोडक्ट ये इन हाउस बनाते हैं। इन हाउस कहने का मतलब है कि इनका जो मेजर फैक्ट्रीज है वो बैंगलोर में है, बैंगलोर या उसी के आसपास कर्नाटक में एसोसिएटेड है, तो हाईली कॉन्सेंट्रेट है वहाँ पे। और 70% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बाकी 30% आउटसोर्स करते हैं।
ओवरऑल जो इनका रॉ मटेरियल मिलता है वो 99% इंडिया से ही मिल जाता है। अगर इनका पिछला सेल्स ग्रोथ का बात करें तो पिछला 10 साल में ये लगभग 17% से सेल्स ग्रोथ की है और प्रॉफिट ग्रोथ की है लगभग 16% से, जो काफ़ी अच्छा नंबर है। सेल्स लगभग पिछला साल का था 2833 करोड़, जो कि काफ़ी बढ़िया नंबर है। और इसका जो रॉ मटेरियल मिला इसको इंडिया से ही मिला, कॉटन, यार्न या फैब्रिक्स जो भी है। ओवरऑल अगर बात करें तो इनका जो मेन फोकस रहता है वो ब्रांड बिल्डिंग में रहता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो मार्केट को समझने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं और साथ ही साथ किस मार्केट में किस तरीके का प्रोडक्ट चल सकता है उसको भी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इससे पहले जो कंपनी था वो 2 चीज़ करता था। सबसे पहले तो वॉल्यूम बेसिस पे काम करता था, जो कि ये करते नहीं है। दूसरा वो काम करता था कि वो शोकेस नहीं करता था। पहले होता था कि ठीक है अंडरवेयर वहाँ रखा हुआ है, देख लीजिए, उठा लीजिए, जो बढ़िया लगे, लेकिन ये शोकेस करना शुरू किया। इंडिया में पहला ऐसा कंपनी थे जो अंडरवेयर को शोकेस करके बेचना शुरू किए। तो यहाँ से इनको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर मिला है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर। तो इनका जो मोस्टली फोकस रहता है ब्रांड बिल्डिंग में रहता है और इनका प्रोडक्ट हर जगह मिलेगा आपको, चाहे आप छोटा मोटा स्टोर में चले जाइए या किसी भी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट में चले जाइए इनका, या बड़ा बड़ा मॉल में चले जाइए, सब जगह आपको मिलेगा और प्रॉपर शोकेस रहता है। तो यहाँ देखने से पता चलता है कि हाँ, कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से बिजनेस को मेंटेन कर रहा है। कंपनी अगर इस सेगमेंट में काम करता है तो कंपनी का बहुत ज़्यादा कैपेक्स लगता है, लेकिन कंपनी का फोकस यहाँ पे है, जिसकी वजह से उसका कैपेक्स भी कम लगता है और ब्रांड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन में अपना प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो ये तो था कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल। रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदा, उसको कन्वर्ट किया, कुछ बहुत आउटसोर्स किया, कर्नाटक में बनाया और जोकी का ब्रांड लगा के डिफरेंट आउटलेट्स में या दुकान में बेच देता है, वॉल्यूम वाइज में, प्रीमियम वाइज। तो ये है ओवरऑल बिजनेस मॉडल। अब हम बात करते हैं कंपनी के एफिशिएंसी के बारे में। अगर कंपनी का एफिशिएंसी की बात करें तो सबसे पहले चेक करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अगर बात करें तो ये डिसेंट नंबर है 22%, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर भी हम कंसीडर करेंगे। इसी में हम चेक करते हैं कि रॉ मटेरियल का प्राइस किस तरीके से इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल हमको पता चलता है कि रॉ मटेरियल का प्राइस कुछ खास इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया, स्टेगनेट है पिछला 8-10 सालों में। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो वो भी लगभग 12 से 14% के आसपास है, जो मेंटेन्ड है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत कम ही कंपनी है जो इतना हाई मार्जिन मेंटेन करके रखा है। और बेसिकली ये रखा है बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड वैल्यू। यहाँ पे आपको साइक्लिक गलती से लिखा गया, तो यहाँ पे साइक्लिक मत समझिएगा। अब बात करते हैं नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। अगर नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का बात करें तो कंपनी का नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर काफ़ी इंक्रीज किया है। किसी भी कंपनी का नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर 5 से ज़्यादा, मतलब काफ़ी बढ़िया कंपनी है और कॉम्पिटिशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन इसका ब्रांड वैल्यू है, जो कि एक ब्रांड ओन करता है ये, जिसकी वजह से इसका जो नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इतना हाई होने की वजह से, कंपटीशन आ भी जाने की वजह से इसको ज़्यादा कुछ खास इंपैक्ट नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है। बेसिकली यहाँ देखने से यही समझ में आता है। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा इन्वेंटरी, पेएबल एंड रिसीवेबल। अगर इन्वेंटरी डेज का बात करें तो कंपनी अपना इन्वेंटरी डेज को डिक्रीज किया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इन्वेंटरी को देखिएगा तो कंपनी का इन्वेंटरी इंक्रीज किया लास्ट कुछ सालों में। 174 से बढ़ के हो गया है 500 के आसपास, मतलब लगभग 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज किया इन्वेंटरी। लेकिन ठीक उसी रेस्पेक्ट से कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे कंसीडर करना गलत नहीं होगा कि जिस रेट से सेल्स ग्रो करा उसी रेट से इन्वेंटरी ग्रो करा, जो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे कंपनी डिक्रीज किया है अपना इन्वेंटरी डेज को, लेकिन इन्वेंटरी इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है वो डिक्रीज कर गया है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में ऊपर सेल्स होता है, नीचे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, मतलब करंट एसेट कंपनी का इंक्रीज किया है, इन्वेंटरी इंक्रीज किया है। रिसीवेबल कुछ खास इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया है, लेकिन इन्वेंटरी इंक्रीज किया। और अगर पेएबल का बात करें तो वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज किया है अगर पेएबल देखिएगा तो। लेकिन ओवरऑल कंपनी का पेएबल अमाउंट काफ़ी कम है, जिसकी वजह से उतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं दिखा पाया एज कम्पेयर टू इसका इन्वेंटरी। अब हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। अगर मैनेजमेंट का बात करें तो मैनेजमेंट में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर बात करें तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, थोड़ा सा डिक्रीज किया, 60% प्लस था जो 48% हो गया। लेकिन मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से बिजनेस को चला रहा है, तो हम कंसीडर करेंगे कि हाँ ठीक है 50% से डिक्रीज़ किया है, लेकिन स्टिल मैनेजमेंट का जो बिजनेस चलाने का तरीका है वो काफ़ी बढ़िया है। तो हमको कहीं ना कहीं भरोसा देता है कि हाँ बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो डाइल्यूट किया है, मतलब कंपनी का जो प्रमोटर है उसको कुछ रीजन से पैसा का जरूरत हुआ होगा, इसकी वजह से वो थोड़ा डाइल्यूट किया, हम ये कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस अच्छा चल रहा है। अब बात करते हैं हम रेम्यूनरेशन का, कि कंपनी कितना सैलरी दे रहा है अपने बोर्ड होल्डर को। 5% से कम रेम्यूनरेशन पे कर रहा है पैट का, जो कि काफ़ी बढ़िया नंबर मेरे हिसाब से है, क्योंकि 5% से ज़्यादा कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं कंपनी पैसा बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ देखने से पता चलता है कि हाँ कंपनी ठीक ठाक नंबर में शेयर बांट रहा है। अब बात करते हैं सक्सेशन प्लान का। तो अभी कंपनी चला रहा है सुंदर जिनोमल, तो इनके बेटे समीर जिनोमल जो आने वाले फ्यूचर में कंपनी चला सकते हैं, क्योंकि डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट पर यही है। भले 16% होल्ड करते हैं नारी और रमेश, लेकिन स्टिल अभी कंपनी ओवरऑल चला रहे हैं सुंदर जिनोमल। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो ट्रांजिशन होगा, सक्सेशन प्लान होगा, वो स्मूथ होगा टू समीर। अब हम बात करते हैं केसेस या स्कैम। तो गूगल करने से मुझे कुछ खास केसेस के बारे में नहीं मिला, सिवाय एक केस के कि 2019-20 में ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक केस मिला है जो यूएस में चल रहा है। तो
अगर आपको उसके बारे में अगर पूरा डेटा पता चल रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में लिखें ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। एक चीज़ जो मैनेजमेंट में बोलना रह गया वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में जो सबसे हाई नंबर मुझे लगा वो रॉयल्टी का था, जो कि 5% के आसपास है ओवरऑल सेल्स का, प्रॉफिट का नहीं सेल्स का। जितना सेल्स होगा उसमें 5% सबसे पहले ले जाएगा, जो कि काफ़ी हाई नंबर मुझे लगता है। लेकिन फिर भी जो ब्रांड होल्ड करता है उसी की वजह से कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, तो हम कंसीडर करेंगे ठीक है, चलिए अगर इसी रेट से कंपनी ग्रो कर रहा है और अब काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि ठीक है 5% लेना। ये तो था कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर फाइनेंशियल्स का बात करें तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा या नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं डेट टू इक्विटी। तो डेट के रेस्पेक्ट में तो दिखता है कि डेट एकदम कम है, मैनेजमेंट इक्विटी डायल्यूट किया नहीं है, स्टिल डेट टू इक्विटी काफ़ी डिक्रीज हुआ। अब अगर कंपटीशन का बात करें तो कंपटीशन को तो क्रश करता है या खुद कंपनी, तो कंपटीशन की वजह से ये ब्रांड वैल्यू भी रखता है, जिसकी वजह से ना तो डेट की वजह से होने वाला है और ना ही कंपटीशन की वजह से। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का काफ़ी हाई नंबर है और काफ़ी हेल्दी है, जिसकी वजह से कंपनी को इतना हाई प्राइस टू इक्विटी मल्टीपल मिलता है, पी का वैल्यू मिलता है 30% प्लस है। 30% से तो नीचे रहा ही नहीं है कभी। 40% प्लस हम कंसीडर करेंगे अगर ये 1 साल को छोड़ दिया जाए तो। इसी तरीके से ओवरऑल कैपिटल जितना एम्प्लॉय किया गया है कंपनी में, चाहे वो डेट हो या इक्विटी, तो लगभग 60% से ग्रो कर पा रहा है बिजनेस को। तो इसी रीजन से इसका जो पी मल्टीपल है उतना हाई आपको दिखता है। अब बात करते हैं कंपनी का डेट टू इक्विटी, जो कि काफ़ी डिक्रीज किया है, काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी इसको मैनेज भी किया है। फाइनली हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 20-22% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, 12-13% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कंपेयर करें इसके कॉम्पिटिटर से तो काफ़ी हाई है। तो यहाँ तक तो पता चल गया हमको कंपनी के बारे में। अब थोड़ा बात करते हैं कैश फ्लो के बारे में कि क्या कंपनी सच में जो पैसा निकाल रहा है उसी को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में यूज़ कर रहा है या नहीं। कैश फ्लो को देखने से पता चलता है कि हाँ, कंपनी ऑपरेट करके निकाल रहा है लगभग 2800 करोड़ और लगभग 700 करोड़ इन्वेस्टिंग में खर्च किया और 2000 करोड़ फाइनेंसिंग में खर्च किया। मोस्टली 2000 करोड़ जो खर्च किया है उसमें डिविडेंड पेमेंट में लगभग 1700 करोड़ गया, मतलब मोस्टली डिविडेंड पे कर रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि हाँ, कंपनी जो पैसा निकाल रहा है बस उसी को अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में खर्च कर रहा है। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल देखने से पता चलता है कि वर्किंग कैपिटल कंपनी का काफ़ी इंक्रीज़ किया और बिकॉज ऑफ इन्वेंटरी। तो काफ़ी अच्छा बात है कि चलिए ठीक है, इन्वेंटरी जिस रेट से ग्रो कर रहा है उसी रेट से सेल्स ग्रो कर रहा है, तो हम कंसीडर करेंगे ठीक है, ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया, हम ये कंसीडर कर सकते हैं कंपनी। अब बात करते हैं कि क्या कंपनी जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। ये बेसिकली हमको देखने में मिलेगा। अगर सीएफओ का बात करें तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया 2400 करोड़ पिछले 10 साल में और कंपनी का हाथ में पैसा आया लगभग 2800 करोड़, जो दिखाता है कि कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से पैसा को एक्यूमुलेट कर रहा है। प्रॉफिट होने के बाद पैसा उसके पास आ रहा है। तो ये तो था कंपनी के बारे में ओवरऑल डेटा। लास्टली हम चेक करते हैं वैल्यूएशन का। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम चेक करें तो कंपनी का प्रॉफिट था लास्ट कुछ ईयर का अगर एवरेज करें तो 350 करोड़ के आसपास है। 20 का पी मल्टीपल देते हैं तो 7000 करोड़ होगा और अगर 25 का मल्टीपल देते हैं तो 9000 करोड़ होगा। तो इसका वैल्यूएशन मार्केट कैप होना चाहिए था 7 to 9000 करोड़। और फ्री कैश फ्लो के हिसाब से इसका फ्री कैश फ्लो है 200 करोड़। तो इसके हिसाब से अगर हम चेक करें तो लगभग इसका वैल्यूएशन आता है 5000 to 6000 करोड़, जबकि ये अभी ट्रेड हो रहा है लगभग 43,000 करोड़ के आसपास, मतलब लगभग 6 to 7 टाइम्स हाई वैल्यूएशन पे मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, जो काफ़ी हाई वैल्यूएशन है। ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको कभी सस्ते पे मिलेगा, हाँ कभी कभी कोई चांस हो सकता है कि कंपनी आपको सस्ते में मिले, लेकिन ओवरऑल ये कंपनी हमेशा से ही हाई वैल्यूएशन या प्रीमियम चार्ज करता रहा है इन्वेस्टर को। तो ये तो था ओवरऑल कंपनी के बारे में डेटा। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में लिखें। और एक चीज़, अगर आपको किसी और कंपनी के बारे में एनालिसिस चाहिए तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में लिखें ताकि मैं उस पर अदर वीडियो बना सकूँ। और एक चीज़ लास्टली मैं ये बता दूँ कि मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें जाके आप बेसिक इन्वेस्टिंग रिलेटेड जो भी चीज़ सीखना चाहिए, बेसिक एकदम बेसिक सीखना चाहिए, वो मैंने उसमें डिस्कस किया। तो आप चाहे तो उसमें इनरोल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं 100 रुपये प्राइस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।